राजपूत, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? शायद भयंकर योद्धा, बड़े बड़े किले। लेकिन इनकी कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। इनकी कहानी है कला की, एक अनोखी विरासत की। तो आज हम समझेंगे इनके साम्राज्य और इनकी कला की इस पूरी दास्तान को। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये राजपूत थे कौन? इनकी शुरुआत कहाँ से हुई? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। इनकी जड़ों को समझने के लिए हमें इतिहास से भी पहले पौराणिक कथाओं में जाना होगा, क्योंकि इनकी उत्पत्ति जो है वो रहस्य और महाकाव्यों में डूबी हुई है। तो चलिए सबसे पहले राजपूत वंशों की उन महान कहानियों को देखते हैं जहां से इनकी शुरुआत मानी जाती है। अब देखिए, राजपूतों ने अपनी पहचान की नींव रखी 3 मुख्य पौराणिक वंशों पर। सबसे पहले सूर्यवंश, यानी वो जो खुद को सूर्यदेव का वंशज मानते थे, जैसे भगवान राम। फिर आए चंद्रवंशी, जिनकी जड़ें चंद्रमा से जुड़ी थीं, जैसे भगवान कृष्ण। और तीसरा और शायद सबसे दिलचस्प, वो था अग्निकुल, यानी अग्नि से जन्मा परिवार, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके पूर्वज एक पवित्र अग्निकुंड से पैदा हुए थे। इन महान वंशों से जुड़कर उन्होंने खुद को प्राचीन भारत के महान योद्धा वर्ग यानी क्षत्रियों के असली वारिस के तौर पर स्थापित किया। और इसी अग्निकुल से निकले 4 बहुत ही प्रमुख वंश, ये नाम जरूर सुने होंगे: प्रतिहार, परमार, चौहान और सोलंकी। ये सिर्फ नाम नहीं थे, बल्कि ये वो ताकतवर राजवंश थे जिन्होंने पश्चिमी और मध्य भारत के इतिहास को एक नया मोड़ दिया, अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। तो चलिए अब पौराणिक कथाओं से निकलकर सीधे इतिहास के पन्नों में चलते हैं। ये वो दौर था जब एक के बाद एक राजपूत राज्यों ने मिलकर उत्तर भारत की सियासत पर अपना दबदबा कायम कर लिया था। ये टाइमलाइन हमें एक बहुत साफ तस्वीर देती है। देखिए, 900 ईस्वी के आसपास शक्तिशाली प्रतिहार साम्राज्य बिखर गया और उसके बाद खास तौर पर 1000 से 1200 ईस्वी के बीच कई नए राजपूत राज्य ताकतवर बनकर उभरे। लेकिन कहानी का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो आया 1191 और 1192 में, तराइन के वो 2 युद्ध जिन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया। इन्हीं उभरते हुए राज्यों में एक बड़ी ताकत थे गहड़वाल। उन्होंने कन्नौज में अपना एक मजबूत राज्य बनाया, जो उस जमाने में उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा पावर सेंटर हुआ करता था। लेकिन 1194 में मोहम्मद गौरी के हाथों उनकी हार ने इस पूरे इलाके में सत्ता का समीकरण ही बदल दिया। और फिर बात करते हैं चंदेलों की। नन्नुक ने जिस राजवंश की नींव रखी, उसने बुंदेलखंड पर सदियों तक राज किया। उनका शासन इतना लंबा और मजबूत था कि आज भी उस इलाके पर उनकी गहरी छाप साफ नजर आती है। जब प्रतिहारों का पतन हुआ तो उनके खंडहरों पर मालवा में एक नया वंश उभरा, परमार वंश। और इनका सबसे मशहूर और प्रभावशाली शासक कौन था? जी हाँ, वही प्रसिद्ध राजा भोज, जो सिर्फ एक राजा ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़े विद्वान और दार्शनिक भी थे। और अब आते हैं चौहानों पर। इन्होंने अजमेर पर राज किया और फिर दिल्ली को भी जीत लिया। और इसी वंश से निकले वो महान राजा पृथ्वीराज चौहान, जिनका नाम भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। और यहीं पृथ्वीराज चौहान के साथ कहानी एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लेती है। 1191 तराइन का पहला युद्ध। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी पर एक जबरदस्त जीत हासिल की। लेकिन गोरी सिर्फ 1 साल बाद एक और भी बड़ी सेना लेकर वापस लौटा और इस बार नतीजा बिल्कुल पलट गया। चौहानों की एक बहुत बड़ी हार हुई और पृथ्वीराज की मृत्यु के साथ ही उनके शक्तिशाली राजवंश का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। तो एक तरफ जहां राजनीतिक पतन की कहानी थी, वहीं दूसरी तरफ एक सांस्कृतिक उत्थान की कहानी लिखी जा रही थी। युद्ध के मैदानों से दूर राजपूतों ने अपनी सबसे स्थायी विरासत छोड़ी, और वो थी उनकी कला। यहाँ राजपूत और मुगल चित्रकला का फर्क बहुत दिलचस्प है। जहाँ एक तरफ मुगल कला व्यक्तिगत चित्रों और यथार्थवाद पर जोर देती थी, वहीं राजपूत कला की आत्मा बसती थी सार्वभौमिक विषयों में, जैसे प्रेम, भक्ति, वीरता। उन्होंने गहरे चटक रंगों का इस्तेमाल किया और उनका स्टाइल सपाट और अमूर्त था, जो दिमाग से ज्यादा सीधा दिल को छूता था। राजपूत कलाकारों की दिलचस्पी किसी एक इंसान का पोर्ट्रेट बनाने में कम और कहानियां कहने में ज्यादा थी। उनके कैनवस पर कृष्ण की नटखट लीलाएं दिखेंगी, रामायण के बड़े बड़े दृश्य दिखेंगे, संगीत के रागों को तस्वीरों में ढाला गया है और कविताओं की हीरो हीरोइन को जिंदा किया गया है।
तो मतलब ये कला किसी एक इंसान की नहीं थी, बल्कि ये उन भावनाओं और कहानियों की थी जो हम सबको आपस में जोड़ती हैं। राजपूत कला की एक खास सौंदर्य शैली को ये उद्धरण बहुत अच्छे से बताता है। देखिए, यहाँ बात सिर्फ शारीरिक बनावट की नहीं है, ये असल में सुंदरता के एक पारंपरिक भारतीय आदर्श को दिखाने का एक तरीका था। एक ऐसा आदर्श जिसे कला के जरिए पवित्र और बहुत सुंदर माना जाता था। और ये कोई छोटा मोटा आर्ट मूवमेंट नहीं था। सोचिए, लगभग 300 साल, 3 सदियों तक राजपूत चित्रकला फली फूली और आगे बढ़ी। ये एक ऐसी शैली थी जिसकी जड़ें संस्कृति में बहुत गहरी थीं और जिसने भारतीय कला पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी मिटाई नहीं जा सकती। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, जब बड़े बड़े साम्राज्य वक्त की धूल में खो जाते हैं तो असल में पीछे क्या रह जाता है? जीती या हारी हुई लड़ाइयों की यादें, या फिर कला की वो खूबसूरती जो सदियों के पार जाकर भी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है? सोचने वाली बात है।